अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 70 फॉर क्लास 9th, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो इससे लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दे वर अबाउट आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, कोवेलेंट कंपाउंड्स उनकी प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो ये वो कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है। तो शेयरिंग नहीं, ट्रांसफ़र होता है कंप्लीट, यानी कि एक कोई भी एटम जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा है इलेक्ट्रॉन का, और वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसने अपना लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा का पूरा पेयर एक एटम ने किसी दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है वो पूरा का पूरा पेयर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो शेयर करता है। उस एटम को हम कहते हैं कि वो डोनर है, और जो दूसरा एटम है जो उस पूरे के पूरे पेयर को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर है उसकी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो उस वक्त जो कंपाउंड्स बनते हैं दोज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट ही है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ही इन्वॉल्व है बॉन्डिंग करने में। पर यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर भी हैं। एक्सेप्टर वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे, और डोनर क्या है, वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं किसी दूसरे एटम के पास, यानी कि उस एटम जो डोनर एटम है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है, जो वो दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है, और इस तरह से उनके बीच में ये बॉन्ड बनता है। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, अगर हम अमोनिया को देखें बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ, अमोनिया किस तरह से है, NH3, इसने बॉन्ड जब ये बनाता है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ, तो ये बॉन्ड जब बनाता है इसमें क्या है कि बोरॉन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के वैलेंसीज प्रेजेंट हैं, जिससे वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके आएगा, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करेगा। और नाइट्रोजन यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुकी है और उसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो एक्स्ट्रा है, ये लोन पेयर कहलाता है। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल नहीं हुआ था, ये एक्स्ट्रा है, ये फ्री है। तो जब ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बिकॉज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपना पेयर जो है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस सूरत में इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इस हिसाब से ये जो अमोनिया है इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम इज़ कॉल्ड एज डोनर एटम, और जो बोरॉन एटम है जिसने एक्सेप्ट किया था, हम पूरे कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इस एटम की बात कर रहे हैं, बोरॉन एटम जो है दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर एटम। यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन ने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, जस्ट यहाँ पे नाइट्रोजन आउट ऑफ अमोनिया, होल अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें से जस्ट नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, ये डोनर एटम कहलाता है, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट किया है टू द बोरॉन आउट ऑफ द होल मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ बोरॉन का जो एटम है वो पार्टिसिपेट करता है इन दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, और इस तरह से ये बोरॉन जो है एक्सेप्टर एटम कहलाता है। तो इनका आप लोगों ने को याद होगा कि इनको जब हम लोग मेंशन करते हैं इस तरह के बॉन्ड को, तो हम ये इस तरह से लिखते हैं, एरो का जो टेल है वो इंडिकेट करती है कि डोनर एटम कौन सा होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, और जो एरो का हेड है वो डोनेट करता है एक्सेप्टर एटम को, यानी कि वो एटम जिसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया था। तो ये बात हो गई है, आपको समझाना था ब्रीफली कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको अभी तक लोन पेयर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो कि क्या होते हैं
हैं लोन पेयर, वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनसे किस तरह से ये डिफरेंट होते हैं, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर क्यों नहीं कहलाते, ये स्पेसिफिकली हम एक पेयर को ही, एक या एक से ज़्यादा पेयर को ही क्यों कहते हैं। तो अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली ये ज़्यादातर जो हैं सिमिलर हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के जैसे ही, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड में भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। बेशक वहाँ पे अलग-अलग एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो शेयर हो रहा होता है और मिलके एक वो पेयर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड हो रहा है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन्वॉल्व्ड होता है, और यहाँ पे जो एटम जस्ट सिंगल एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और दूसरा एटम उसको कम्प्लीटली अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो एक्सेप्टर एटम है यहाँ पे वो अपनी तरफ से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता फॉर पार्टिसिपेशन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर उन लोन पेयर्स में से होती है जो डोनर एटम्स ने जो है दिए हों फॉर मेकिंग द बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सेप्टर एटम्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट। अब क्या है कि इनके जो न्यूक्लियाई हैं दे आर इन कंपाउंड के दे आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये भी आयंस नहीं बनाते वाटर के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको नाइट्रोजन की एग्जांपल दे रही हूँ तो नाइट्रोजन के पास बाहर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर था, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ मिलके अपनी बॉन्डिंग को कंप्लीट किया हुआ है। तो ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर था जो इसने बोरॉन को दिया। बोरॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हुए नाइट्रोजन से बोरॉन में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं बिकॉज ऑफ देयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों न्यूक्लियाई जो हैं एक दूसरे से बंध गए हैं, एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया बिकॉज ऑफ दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको भी ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है और यहाँ पर भी कोई भी आयंस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई भी आयंस जो हैं वो बनते नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। आप यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से बोरॉन में गए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये पूरा मिलके एक कंपाउंड बना देते हैं। जब ये ट्रांसफ़र होता है तो ये मिलके कंपाउंड बनाएंगे एक पूरा, वो आपस में बॉन्ड बना हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई भी क्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए जब आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो जिस तरह के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वाटर के जो आयंस होते हैं, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो पार्शियली नेगेटिव है, जब इनके अंदर कोई और पोलर कंपाउंड ऐड किया जाता है तो आयंस ऑपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करके इस तरह से वो सोल्यूबल हो जाते हैं, उनके अंदर आयंस बन जाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, कहीं पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाजिया नहीं है, आप नहीं कह सकते कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। इसीलिए बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो आयनिक फॉर्मेशन नहीं होती, आयंस नहीं बनते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं दे आर हेल्ड बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होंगे। जब जाहिर सी बात है आयंस नहीं बने हैं तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द आयंस। ये पोलर भी कंपाउंड्स नहीं है क्योंकि इनकी जो नेचर है इनके बॉन्ड की वो कोवेलेंट है, इसीलिए ये सॉल्यूशन बनाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर और दे आर वेरी लेस सोल्यूबल इन द वाटर। रीज़न वही है कि सेम जिस तरह से मैंने आपको कल भी एक रूल बताया था कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, तो लाइक
डिज़ोल्व्स लाइक में अगर हम लोग वाटर के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी को डिस्कस करते हैं, तो वाटर ख़ुद जो कि एक पोलर कंपाउंड है और उसके अंदर अगर आपने किसी चीज़ को प्रॉपर्ली डिज़ोल्व करना है किसी और कंपाउंड को, तो उसको भी पोलर होना ज़रूरी है, तभी उनके जो चार्जेस हैं, जो आयंस हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हो सकते हैं। लेकिन बिकॉज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते प्रॉपर्ली। जबकि अगर आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स को आप इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स करें, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, उनके अंदर कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। ख़ुद इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यानी कि आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के केस में कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ईज़िली डिज़ोल्व हो सकते हैं, ईज़िली सोल्यूबल हैं, जबकि वो ख़ुद वाटर के अंदर जो है सोल्यूबल नहीं है। यूजुअली ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है, जब इसको दूसरे मॉलिक्यूल का सामना करना पड़ता है, उसके साथ इसकी इंटरेक्शन होती है, तो तब इनके अंदर डायपोलैरिटी क्रिएट हो सकती है। पोलर यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स विद इन द मॉलिक्यूल नहीं, जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डायपोल मूवमेंट इनके दरमियान में क्रिएट हो सकती है। और उस डायपोल मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनेंगी, और उसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स होंगे वो रिजिड कंपाउंड्स होंगे, यानी कि सख्त कंपाउंड्स होंगे, जिनको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। अब ये यहाँ पे डायपोलैरिटी किस तरह से क्रिएट हो सकती है कि जैसे कि अगर इसी तरह का एक और कंपाउंड यहाँ पे आ जाता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक और यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के एटम्स प्रेजेंट हैं, ये शेयरिंग हुई हुई है। जब यहाँ पे इनका जस्ट अ सेकेंड लेट मी ड्रॉ, तो जब यहाँ पे इनका सामना होता है, ये बॉन्ड बना हुआ है डायपोल मूवमेंट का, सॉरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, सॉरी इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के आसपास आते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश क्या होती है कि अपने दरमियान की फोर्सेस ऑफ रिपल्जन को कम से कम कर सकें, और फोर्सेस ऑफ रिपल्जन को कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसी पोजीशन में, दोनों मॉलिक्यूल्स में ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस तरफ थोड़ी देर के लिए मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ, ताकि उनका इन इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा सामना ना हो सके और उनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है वो कम से कम हो सकें। सिमिलरली न्यूक्लियस के साथ भी यही केस है कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएगा और ये न्यूक्लियस डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, ताकि इनके दरमियान में भी मूवमेंट फोर्सेस ऑफ रिपल्जन जो है वो कम से कम हो सकें। लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, तो इस तरह से इनके अंदर डायपोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि पोल्स बन जाएंगे। ऑफ कोर्स जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ चले गए तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे। पूरे मॉलिक्यूल, पूरे कंपाउंड की बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कैसे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस की इंटरेक्शन की वजह से ये न्यूक्लियस बॉटम थोड़ा सा मूव कर जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑपोजिट जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं और इनके ऑपोजिट चार्जेस, पोल्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस वजह से इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से ब्रेक करना, एक दूसरे से दूर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये रिजिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिजिड कंपाउंड्स होते हैं कि जिनको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में, विद देयर एग्जांपल, विद द टाइप ऑफ बॉन्ड और इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।